गुड इवनिंग मैम। everyone. ठीक है, क्या कर रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें? यस मैम। बढ़िया, गुड। पेपर डिस्कशन कर लेते हैं भाई। हाँ, फिजिक्स में कुछ स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं भाई, जितने कम नहीं आने चाहिए उतने कम भी आ रहे हैं। ठीक है, इस बार फिजिक्स में मैंने पेपर देखा था, 12th के क्वेश्चन सारे करने लायक थे, सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन था 12th का जो डिफिकल्ट था थोड़ा सा, है ना। वो भी हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बाकी 12th के तो बेटा सारे ही लगने चाहिए थे, हाँ या ना? एग्री करोगे कि 12th के सारे लगने चाहिए थे? नहीं करोगे ना? अभी नहीं करोगे? रुको तो स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। गौरव, कैसा लगा था पेपर? मैम मीडियम लेवल। हाँ, ठीक है। और समृतिका, आपको? मीडियम लेवल का ही था। बन गए थे कुछ क्वेश्चंस? यस मैम, 7-8 कुछ क्वेश्चन कर लिए थे मैम, ठीक थे 7-8 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, अगर इतने भी बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्क्रीन दिख गई? स्क्रीन दिख गई है? हाँ जी मैम। ठीक है, फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला बोलो। मैम हो गया था। एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर, यस मैम। एम वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, आर एक और लग गया तो एम एल टू टी माइनस 1, तो इसका कौन सा बन गया? ए का क्यू बन जाएगा। टॉर्क, आर एफ, आर का एक लेंथ लग जाएगा, फोर्स का क्या होता है? एम एल, एम एल T-2। टी माइनस टू, तो एक और एल हो गया तो एम एल टू टी माइनस टू, यानी एनर्जी वाला बन गया टॉर्क का, यानी आर। तो ए का क्यू और बी का आर, ए का क्यू और बी का आर, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, बीटी ग्राफ दिया हुआ है, बोला है एवरेज एक्सीलरेशन निकाल के बताओ। दो इंटरवल्स दे दिए हैं, ओ से ए और ए से लेके बी। अब देखो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है भाई? स्लोप क्या देती है इसकी? एक्सीलरेशन। इसका स्लोप एक्सीलरेशन देगा, यानी ओ से सी तक मेरी जो एक्सीलरेशन हुई है वो मुझे इस स्लोप से मिल जाएगी, tan 30 डिग्री, ये स्लोप होगा। tan 30 डिग्री से मुझे ओसी वाला मिल गया ना एक्सीलरेशन, कि ओसी के इंटरवल में मुझे कितना एक्सीलरेट हुआ है ये ऑब्जेक्ट, वी से बाय वी बाय टी करके। tan 30 कितना हुआ? 1/√3। ठीक है, अब देखो सी से लेके बी तक, सी से बी तक क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट?
रिटार्ड हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रही है, लेकिन डिक्रीज। रिटार्डेशन, हाँ रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन 30 डिग्री से ना होके कितने से, 60 डिग्री से। तो सीबी का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप तुम्हें मिल जाएगा 1060 डिग्री, यानी इसका स्लोप इसकी एक्सीलरेशन। भाई अगर मेरे पास इस तरीके का कोई स्लोप आता है वीटी ग्राफ का, तो ये कैसी एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? मैम यूनिफॉर्म। 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 मैम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है ना ये, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो 1060 डिग्री से तुम्हें सी और बी के बीच की रिटार्डेशन मिल जाएगी, यानी ये 1060 कितना हुआ, √3। अब तुम्हें ए बी और ओ ए और ए बी का रेशो लेना था, तो रेशो कर दो इसका, इसका रेशो कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये 2 क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीसरा भी बहुत आसान था, कई बार करा चुकी हूँ। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन क्लास में कई बार कराया है, फिर भी गलत करके आए हैं बच्चे कई। देखो यहाँ पर तुम्हारा ये सी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ टेंशन्स लग रही हैं। एक टेंशन यहाँ लग रही है टी, इसको टी बी मान लो, ये बी वाली टेंशन है। एक टेंशन बेटा यहाँ भी लगेगी इस वाली रस्सी में, ये टी ए वाली टेंशन हो गई। एक देखो नीचे 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो इस सी वाले धागे में भी टेंशन होगी कि नहीं होगी, यहाँ भी टेंशन होगी इस वाली स्ट्रिंग में। मैम होगी। हाँ, तो ये वाली टेंशन कितनी, ये वाली टेंशन को नाम दे देते हैं क्या, टीसी। अब देखो जो बी वाली है, क्या इसके कंपोनेंट हो सकते हैं इस टीबी वाली टेंशन के, कंपोनेंट हो सकते हैं। ये एंगल 37 है तो ये एंगल 37 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये कितना बनेगा, टीबी का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, अरे क्या आ रहा है इसमें, ये टीबी का cos 37, ऊपर वाला कौन सा बनेगा टीबी का, sin 37। बैलेंस कर दो, टी ए किसके बराबर हो गया, टीबी साइन सॉरी cos 37, बैलेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स बैलेंस करने, इक्वेशन 1। और टीबी साइंस 37 ये किसके बराबर बैठ रही है भाई, टेंशन सी वाली। और टेंशन सी किसके बराबर, किसके फोर्स के बराबर है, 300 न्यूटन के फोर्स के बराबर। भाई टीसी के बीच में यहाँ तो कोई और फोर्स दिख ही नहीं रहा, तो ये वाली जो टेंशन होगी ये सारी की सारी किसके बराबर होगी, 300 न्यूटन फोर्स के बराबर, 300 के बराबर कर दो। क्या यहाँ से टीबी निकाल लेंगे, साइन 37 कितना बनेगा, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है ना, 3/5 इक्वल्स टू 300। तो टेंशन बी कितनी आ गई, बी वाली टेंशन आ गई भाई मेरी 500 है, 500 न्यूटन आ गई बी वाली टेंशन। और सी वाली कितनी निकाल चुके हैं हम, टीसी वाली 300 न्यूटन। देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 300 500 दो आ रहे हैं, दो हैं अभी, तो इसका मतलब ए भी निकालनी पड़ेगी। तो ए में क्या मैं टीबी की वैल्यू रख दूं, 500 cos 37, तो ये cos कितना बनेगा 4/5, तो यानी ये आ गई 400 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन हम काफी ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कैसे मैंने करेंगे, अगला समझा। मैं समझाऊंगी तुम्हें सारे ही कराएंगे। गलत लिंक से ज्वाइन कर लिया। ये इस वाले में देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको पोजीशन ए से रिलीज किया गया है, पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बताइए कितनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करो, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्लॉक यहाँ है, तो बेटा mg फोर्स नीचे लगेगी, टेढ़ी नहीं लगेगी, स्ट्रेट लगेगी। इस ब्लॉक की वजह से mg ऐसे ही लगेगा, हाँ या ना। और क्या लगेगा, और क्या लगेगा इनके बीच में, नॉर्मल फोर्स लगेगी।
और ये अगर सर्कुलर मोशन में है तो और कौन सी फोर्स लगनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। हेलो, हाँ, कौन सी? हाँ हाँ, हम्म, पर वो रॉड में कैसे हो सकती है? रॉड में थोड़ी हो सकती है, स्प्रिंग में हो सकती है ना। हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, हाँ अलग हो जाएगी, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। हाँ, राइट 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 राइट। चलो ठीक है, अभी मैं, हम्म हम्म। नीचे वाले पे जीरो थोड़ी होगा। हाँ, नीचों पे जीरो होगा, ऊपर वाले पे मैक्सिमम होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, बाद में डिस्कस करूंगी, अभी मैं फिलहाल क्लास में हूँ, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ, कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर 4 पे है ना। तो यहाँ पे देखो, mg फोर्स हो गया और अपना नॉर्मल फोर्स हो गया, और ये अपना यहाँ पे एक और फोर्स होगा अगर सर्कुलर में है, तो यहाँ बी पॉइंट पे कौन सा? सर्कुलर मोशन में अपना सेंट्री, सेंट्रीपिटल। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो हम टुवार्ड्स द सेंटर लगाते हैं। टुवार्ड्स द सेंटर, तो ये mg/n हो ही गया मेरे पास, है ना। तो यही mg/n किसकी तरह काम करेगा? यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। या ये भी कह सकते हो कि अगर मेरा इनवर्ड में फोर्स लग रहा है, इनको बैलेंस करने के लिए हम एक सूडो फोर्स ले लेते हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूगल, देखो दोनों चीज मान सकते हो इफ यू वांट, कि mg प्लस नॉर्मल, यही मेरा क्या है? यही मेरा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा कहना चाहता है तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मेरे पास mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इनको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, जिसे हम सूडो फोर्स बोलते हैं, जो कि कौन सी फोर्स होगी? सेंट्री सेंट्री फ्यूगल। फ्यूगल, हाँ। सेंट्रीफ्यूगल कैसी फोर्स होती है? सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है ना। और सेंट्रीपिटल कैसी फोर्स होती है? ये बैलेंसिंग फोर्स है ना। तो यहां पर अब मैं क्या मान लेती हूँ कि मेरी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि mv² के बराबर है, करेक्ट। अब मैं इस इक्वेशन को लिखने जा रही हूँ, बैलेंसिंग इक्वेशन को, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r। तो रेडियस कितनी दे रखी है मुझे इसकी? रेडियस मुझे इसकी दे रखी है h/h, लिख दिया। अब देखो, बट मैं जब आंसर देखने जाती हूँ तो सारा आंसर mg की फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे कर सकते हैं वेलोसिटी को चेंज? आओ, आपका ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पर पहुंचा फाइनली, ट्रैक कैसा है? स्मूथ ट्रैक है। स्मूथ ट्रैक मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जीरो। फ्रिक्शन जीरो। अब मैंने एक चीज बताई थी कि अगर बेटा कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो हम सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, शायद मैंने, पता नहीं, तुम्हें पढ़ाया था, है ना। जब नहीं भी पढ़ाया तो सुन लो। अगर मेरे पास कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर फ्रिक्शन का प्रेजेंट होता तो क्या लगाते फिर? अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो फिर लगाते वर्क एनर्जी थ्योरम। बात समझ आई? अब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ एनर्जी क्या है? कंजर्व है। तो यानी टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, होगा कि नहीं होगा? बोलो। टोटल एनर्जी यस मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यही होगा।
इनिशियली देखो ए से पार्टिकल को रिलीज किया गया है, तो रिलीज का मतलब समझ गए होंगे। जब रिलीज किया है तो मतलब इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे था, जस्ट उसको हल्के से रिलीज किया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है इनिशियली, 0। जब रिलीज करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो समझ जाना इनिशियली वेलोसिटी कितनी दी गई है, ड्रॉप और रिलीज के केस में 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 3h की हाइट पे रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, मास m, ग्रेविटी g, हाइट कितनी है 3h, सही है। 3 mg। अब देखो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, h ये और h ये, कितना हो गया, mg 2h, करेक्ट। भाई ग्राउंड से तो अभी भी 2h के ऊपर है ना, तो b के पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, mg 2h। बात समझ में आई। अब खुद देखो स्टार्टिंग में 3 mgh थी, वहां पर 2 mgh हुई, इसका मतलब जो mgh बची वो कहाँ कन्वर्ट हुई होगी, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ या ना, बी पॉइंट पे, और वही काइनेटिक एनर्जी बी कितनी आ गई तुम्हारे पास, माइनस कर दोगे तो mgh आ गई। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, m से m उड़ा दो, वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी का स्केयर आ गया तुम्हारे पास 2gh। इस वेलोसिटी के स्केयर को जो तुमने वो नॉर्मल वाली इक्वेशन रखी थी, इक्वेशन 1, इसमें पुट करो, नॉर्मल प्लस mg इक्वल्स टू मास, वेलोसिटी का स्केयर कितना हुआ 2gh अपॉन h, h से h कट गया, कितना आ गया नॉर्मल mg। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, mg आ गई। मैम एक ये वाली कंडीशन दोबारा बताना, कब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और या फिर वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होती है कब। हाँ देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगती है जब तुम्हारे पास तुम्हारे वाले जेई वाले सिलेबस में बता रही हूँ, मेंस तक में वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगाना बढ़िया रहता है जब मेरे पास फ्रिक्शन जैसी फोर्स भी आ जाए, है ना, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाए, या एक्सटर्नल फोर्स कहीं से आ रही हो। अगर सिंपल ऐसा सिस्टम है जहां पर सिर्फ तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गई, है ना, जैसे यहाँ पर बीच में कोई फोर्स नहीं है, यानी जहां पर एनर्जी शुड बी कंजर्व, वहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि ए से लेके बी तक डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व कर दो, है ना, ऐसे स्प्रिंग में लगा सकते हो। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गई, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेज हैं तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम वाली। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर ठीक 5, है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बेटा मेरे हिसाब से करना चाहिए था, 5th भी अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट 5th। देखो इसने बोला है कि हमारे पास क्या है, 2 रिंग है जिसका मास m है और एक का मास 2m है, ठीक है, दोनों की रेडियस को सेम बताया गया है। अब बोला है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना दोनों रिंग में वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो बोला है कि P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ कितना होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P पॉइंट, ये रिंग है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है या ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकाला जाता है। अब देखो ये नॉन यूनिफॉर्म मास है, बेशक मास नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन P पॉइंट तक बेटा टोटल मास की अगर मैं बात करूंगी, टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास की बात करूंगी, मास तो m ही आएगा ना। मेरी बात बताओ, अगर मुझे किसी पॉइंट पे बाहर फील्ड निकालनी है मैं तो टोटल चार्ज लूंगी। अगर मैं चार्ज के टर्म्स में समझाऊं तुम्हें, देखो अगर हम गॉस लॉ से तुम्हें समझाएं कि अगर मेरे पास, रिंग में तो लगा ही नहीं सकते गॉस लॉ, पहली बात, रिंग के केस में ही समझो। देखो अगर मेरे पास ये रिंग है, इस रिंग का जो चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पे ही होगा। मान लो मैंने यहाँ से dq चार्ज कट किया, ये dq चार्ज कट किया और मुझे इस p पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस dq की वजह से। तो इस dq की वजह से मान लो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ बनेगी de। बाद में जब इस dq का इंटीग्रेशन करोगे, इस dq का छोटा छोटा छोटे छोटे पोर्शन का इंटीग्रेशन करोगे, तो वो इंटीग्रेशन होके चार्ज आएगा कितना, इंटीग्रेशन कर करके फाइनली चार्ज आएगा कितना, टोटल चार्ज q, हाँ या ना।
अब बेशक यहाँ पर इतने पोर्शन में ज्यादा चार्ज हो, इतने पोर्शन में छोटा चार्ज हो, इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज कितना मिलना है? क्यू ही तो मिलेगा, हाँ या ना? रिंग है, रिंग रिंग, स्फेयर नहीं है। बात समझ में आ गई? अब इसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझाऊं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्सियल पॉइंट पे रिंग की वजह से? फॉर्मूला बोलो। मैम KQ(x √x² + r² की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQX/x² प्लस r² की पावर 3/2। इसी रिंग का जो पोटेंशियल बनता है, इसी रिंग का जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा K(Q)(x² प्लस r² की पावर 1/2। ठीक है, ये तुम्हारा रिंग का पोटेंशियल बनता है। भाई आता है ना? अगर नहीं भी आता तो तुम V इक्वल्स टू -dV/dr कर सकते हो। तो dV कैसे निकाल लोगे? -E.dr इंटीग्रेशन करके। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से R तक, नहीं भी आता है तो ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ये याद भी होनी चाहिए तुम्हें डायरेक्ट कि ये पोटेंशियल की वैल्यू है। अब देखो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा ये डायरेक्ट पोटेंशियल क्या लिख सकती हूं मैं? K कन्वर्ट इनटू G, Q कन्वर्ट इनटू मास, बाकी की वैल्यू एज इट इज x² प्लस r² की पावर 3/2। तभी बोलते हैं अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया तो ग्रेविटेशन तुम्हारा हो गया। मिल गई तुम्हें P पॉइंट पे वैल्यू कि P पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है किसी भी रिंग की वजह से ऑन द एक्सियल पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो, सॉरी 3/2 नहीं 1/2। क्लियर? बोलो, यही फॉर्मूला तो यूज करोगे भाई यस जो तुम्हारा हाँ। अब बात सुनो, अब P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आने वाला है वो दो रिंग की वजह से आएगा, रिंग 1 और रिंग 2। पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू रिंग 1 प्लस रिंग 2, यानी पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल 2। रिंग 1 की बात करूं तो क्या लिखोगे? G, इसका मास कैपिटल M, X। बताओ बेटा, रेडियस दोनों की सेम दे रखी है तो इसकी भी R होगी। सेंटर से लेके P पॉइंट तक की दूरी कितनी दे रखी है? R। तो x भी r² हो गया और r रेडियस भी r² है और इसकी पावर हो गई 1/2। अब बात सुनो, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था बेटा? किस में लेना? माइनस में बताया था। हाँ यस मैम। हाँ, माइनस में लेना, तो माइनस में ले लो। -gm/this माइनस g, सेकंड वाले का मास कितना है? 2m, तो 2gm अपॉन, अब सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा x की दूरी? देखो सेकंड वाले के लिए ये टोटल डिस्टेंस 3r बताइए सेंटर से सेंटर की। इफ दिस इज r तो दिस इज 2r, ये 2r हो जाएगी। तो यहां पर x क्या हो जाएगा? 4r² प्लस r² की पावर 1/2। तो कितना होगा? -gm अपॉन 2r² यानी √2r माइनस 2gm अपॉन ये कितना बना भाई? 4 5 √5r। क्लियर? माइनस बाहर ले लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर तुम्हें माइनस का ना पता होता फिर भी तुम ऑप्शन ए लगा के आते, तो आई थिंक फिफ्थ भी लगाना चाहिए था। क्लियर? करके आए थे फिफ्थ? हाँ फॉर्मूला बता दिया था। नो मैम। गलत मिल गया था। क्यों? क्यों? पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता रिंग के केस में? मैम इलेक्ट्रिक गलत फील्ड हो का गया। लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा दिया। आय हाय राहुल, वाह, भंडारा करेंगे हम तुम्हारे इस वाली गलती के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा के आया। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक थिक रोप है जिसकी लेंथ L है, डेंसिटी रो है, उसको एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया, यंग मॉड्यूलस Y दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है उसके खुद के वेट की वजह से रोप में कितनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी डेल्टा L।
इसका लेंथ L है, मान, ठीक है, मान लेते हैं इसका मास कैपिटल M है, तो यानी यहाँ पर डाउनवर्ड्स में फोर्स लग रहा होगा, वेट mg। इस mg की वजह से क्या होगा भाई, टेंशन लगेगी इसमें। देखो स्ट्रेस की बात करते हैं कि हमारे पास यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ पे बात करी गई है, तो यंग मॉड्यूलस क्या होगा भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है कि हमारे पास लेंथ में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू इनिशियल लेंथ, है ना। तो मान लेते हैं कि जो स्ट्रेन आया है इस mg की वजह से वो कितना आ गया, डेल्टा L आ गया। इनिशियली लेंथ L है तो L ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। डेल्टा L को इधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आया, FL अपॉन A, यंग मॉडुलस इधर आ गया, करेक्ट। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, mg वाला फोर्स, तो F क्या लिखोगे आप, mg L अपॉन AY। अब देखो डेंसिटी की टर्म में है, तो यानी मास को क्या लिखोगे, मास शुड बी रिटन इन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या बनेगा इसका, रॉड का लेंथ इनटू एरिया, A इंटू एल। हाँ, तो A इंटू एल लिखोगे मास को, तो लिखोगे यहाँ पे A इंटू एल जी एल अपॉन A। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी भी लिख दी। A से A कट गया, तो देखो यहाँ क्या आया, 1 अपॉन गामा रो जी एल स्क्वायर। और ये शायद बहुत से बच्चे ऐसे करके आए होंगे। किया है ऐसे, ऐसे करके आए हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा ना, यहाँ पर ये एल क्यों नहीं लेंगे, देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन जो इस तरीके से करके आए हैं बच्चे, उनका वो सवाल हो जाएगा गलत। क्यों, यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा, जो इस रॉड का या इस रोप का जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उस पर कुछ अलग स्ट्रेस लगेगा, यस। इस पॉइंट पे कुछ अलग स्ट्रेस लगेगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग स्ट्रेस लगेगा, और जो ये लास्ट वाला पॉइंट होगा यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रेस लगेगा, हाँ या ना। भाई स्ट्रेस की वैल्यू हर पॉइंट के लिए अलग है कि सेम है, सो गए। स्ट्रेस इज सेम भाई, स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं, देखो स्ट्रेस, ये रोप है, यहाँ पर फोर्स जो होगा या स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, हर पॉइंट पे अलग लगेगा ना, हर पॉइंट पे mg डाउनवर्ड लग रहा है, सबसे ज्यादा ऊपर लगेगा ना, ए पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी, इस ए पॉइंट जो इनिशियल वाला बी पॉइंट है यहाँ पर सबसे मिनिमम होगी स्ट्रेस, हाँ या ना, करेक्ट जी। तो यहाँ पर जब हम लेते हैं ना इस फोर्स को, इस mg फोर्स को, तो वैसे तो इंटीग्रेशन करके आता है पूरा आंसर, बट ये लीनियर है, ये रोप कैसी है, लीनियर, कि मैं मान लेती हूँ कि जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रोप का वो लीनियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या मैं इस फोर्स का एवरेज नहीं ले सकती, इस फोर्स का हम क्या ले लें, एवरेज ले लें, बात समझ में आई। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फोर्स का एवरेज लिया जाता है, ये फोर्स जो है F, इसका एवरेज लेंगे। तो यहां पर एक और टर्म हो जाती है एड 2, है ना, L/2, तो उसका स्केयर भी करोगे, है ना, तो बात समझ में आ गई। F एवरेज mg/2 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी, mg/2 क्या हुआ, F एवरेज है ना, mg/2 लोगे इसका, F एवरेज, एवरेज फोर्स लोगे, तो mg, देखो mg जो फोर्स है ना, mg, मेरी बात सुनो, फोर्स क्या लग रहा है, mg फोर्स है, क्या mg a और b के लिए सेम है, क्या a पॉइंट और b पॉइंट के लिए mg सेम है, नहीं,
ए के लिए और बी के लिए ये वाली फोर्स अलग अलग हो जाएगी, हर पॉइंट पे अलग फोर्स लग रहा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं लीनियर मान के कि हर पॉइंट पे फोर्स इज डिफरेंट, तो इसका हम लीनियर ले लेते हैं या फिर एवरेज मान लो, एफ एवरेज। तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, mg/2। क्लियर हुआ? तो यहां पर मैंने ये mg/2 लगा दिया, तो यहाँ पे एक 2 वाली टर्म और ऐड हो जाएगी। बाकी ये पूरा डिफरेंशिएशन करके होता है, अभी वो डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th देखो, फ्लूइड्स से, अब मैं जब 11th भी करवाऊंगी तो फ्लूइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे तुम्हारा बर्नौली और आर्किमिडीज, सेकंड बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तीसरा बनता है तुम्हारा सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन पोर्शन। ये 3 टॉपिक हैं जो तुम्हें फ्लूइड्स के करने हैं, इजी से इजी हैं और सवाल आते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बोट है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है इतना और इसका वेट दिया हुआ है 50 किलो। अब ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ बोट विच इज इमर्ज्ड इन वाटर। तो ये किसका क्वेश्चन है? बुoyant फोर्स है ना, बॉयंसी फोर्स का। कि अगर बॉयंसी फोर्स क्या होता है कि देखो, अगर मेरे पास यहां पर कुछ लिक्विड है और इस लिक्विड में हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा दिया, ठीक है, कोई लिक्विड है जो यहाँ पे इस तरीके से पोर्शन में है। अब बायोंट फोर्स लगता है ना ऊपर की तरफ, तो ये बायोंट फोर्स किसके बराबर होगा, जितना वेट का ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। देखो ये ऑब्जेक्ट अंदर गया है ना, इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम है इनसाइड द वाटर, वी इनसाइड। तो ये वी इनसाइड मैंने क्या बोला है, ये वो वॉल्यूम है जो इस बॉल की वाटर के इनसाइड है। क्या इस वाटर ने कुछ, सॉरी, इस बॉल ने इस लिक्विड का कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, हाँ या ना भाई, तभी तो वो वॉल्यूम अंदर गई है। एक बार बताओ, यहां पर पहले इस पूरे में, यहां पर पूरे में ये लिक्विड था, क्लियर, इस पूरे में यहां पर वाटर है। अगर मुझे यहाँ पर ये बॉल रखनी है तो ये बॉल तभी रखी जाएगी जब इस वाले हिस्से का वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, है, इस वाले हिस्से का वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, हाँ या ना। और यही जब यही मेरा बनता है यहाँ पे बायोंसी फोर्स। तो बायोंसी फोर्स का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन होती है ना, कि आपके उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस कर दिया, आप वो नोट कर लो और वही क्या बन जाएगा, बायोंसी फोर्स, करेक्ट। अब इस वेट ऑफ द लिक्विड को कैसे लिखोगे आप, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। इस लिक्विड का मास कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के टर्म में, ध्यान से सुनो, मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, करेक्ट भाई, लिक्विड का वेट लिख रहे हैं ना कि लिक्विड कितने वेट का डिस्प्लेस हुआ, तो मुझे इस लिक्विड का मास लिखना पड़ेगा। अब इस लिक्विड का मास कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये वॉल्यूम किसकी होगी बताओ, क्या पूरे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम लिखूं, क्या हम पूरे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम लिखते हैं इस फॉर्मूले में, या सिर्फ उतने ऑब्जेक्ट की लिखूं जो इनसाइड द लिक्विड है। इस वाटर को किसने डिस्प्लेस किया है मुझे बताओ, ये जो पानी है इस पानी को डिस्प्लेस किसने किया है, जो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उस पानी के अंदर गया है, डिस्प्लेस हुआ है, राइट। तो यहां पर जो वॉल्यूम लिखते हो ये कौन सा वॉल्यूम आता है, वी इनसाइड, किसका, उस ऑब्जेक्ट का जिसको उस पानी में डुबाया गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। समझ में आया? और ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, कौन से वाले फोर्स से, इसके वेट से, अपॉन क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर लग रहा है बायोंट फोर्स।
mg कितना दिया हुआ है, देखो उस बोट का वेट कितना दिया हुआ है, 50 किलो। तो यहाँ पर उस बोट का वेट लिखोगे आप 50 kg। तो ये v इनसाइड कितना आ गया कि कितना वॉल्यूम है उस बोट का उसके अंदर, 50 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। बताओ। समझ आया भैया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक काम करो, एक बाल्टी भर के पानी ले लो, उस बाल्टी में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर तक भरी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट लो और उस ऑब्जेक्ट को उसमें डुबाओ। अब वो ऑब्जेक्ट जितना उस पानी में इमर्स्ड होगा ना, उतना पानी कहाँ आ जाएगा? उस बकेट से, उस बकेट के बाहर आ जाएगा, उस बकेट के बाहर आ जाएगा ना। तो उस बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, वही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? जो वो पानी बाहर आया है उस लिक्विड के वेट के बराबर। यही तो कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पढ़ी है ना भाई बच्चों? तो वो ही तो लिखा है मैंने, उस लिक्विड का वेट mg, कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया तुम्हारी उस बॉल ने, तो वेट किसके बराबर हो जाएगा? रो vg। अब ये वॉल्यूम, उस पूरी बॉल का वॉल्यूम कौन सा वाला लिखोगे भाई? कुछ तो वॉल्यूम पानी के बाहर है ना, और कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर है। तो कौन से वाले वॉल्यूम ने तुम्हारा पानी डिस्प्लेस किया है बताओ? अंदर वाले ने। तो जब ये तुम ये वाला फॉर्मूला लिखते हो बायोन्सी फोर्स का, तो ये याद रखना यहाँ पर v इनसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास बाकी की वैल्यू है। डेंस फ्लूइड का कौन सा है? पानी है। बोट ऑफ द वेट दिस इंटरनल वॉल्यूम नेगेटिव थिकनेस व्हाट इज द फ्रैक्शन वाटर, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी हम लिख सकते हैं, वाटर की डेंसिटी लिख सकते हो, ग्रेविटी की वैल्यू है, आ जाएगा v इनसाइड। बोलो कर लोगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होगी? 10⁻³ है, 1 ग्राम पर सीसी होती है ना भाई, 1 ग्राम पर सीसी होता है ना। केजी में कितना हो जाएगा? 10⁻³ तो कितना हो जाएगा? 0.05। क्लियर? ऐसे सो गए हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? हाँ बच्चों? कुछ नहीं। ठीक है। मैम फिर जी भी तो होगा वहां पे। हाँ जी भी है। इसको mg के बराबर करते हैं ना, वेट पूरा, v डेंसिटी इक्वल्स टू लिक्विड, ये पूरा वेट दे रखा है तुम्हें 50 kg, ये mg के बराबर लिखोगे mg। तो ये g से g कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मास तुम्हारा 5 बचेगा, ठीक है। ये पूरा वेट mg के बराबर करते हैं ना, पूरा वेट, तो ये इक्वेशन बनेगी, देख लेना। सही है? क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th वाला कर लिया था? 10th तो हो गया होगा बेटा। क्या कह रहा है देखो, हाउ मच मैम हीट। हाँ वेरी गुड। किया था लेकिन गलत हो गया। चलो देखते हैं। पहले बताओ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डी क्यू। फिजिक्स का बताना। डी क्यू इक्वल्स टू, यानी हम किसी भी सिस्टम को जो भी एनर्जी देंगे वो एनर्जी दो हिस्सों में बटेगी। कौन से हिस्सों में बटेगी? एक तो कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और कुछ वर्क डन करने में। यही कहता है कि जो हमने बाहर से एनर्जी दी है सिस्टम को, वो दो हिस्सों में जाएगी। ये एक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी विच इज योर इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स की, दूसरा हम कुछ वर्क डन करेंगे। अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तुम्हारी जो इंटरनल एनर्जी है ये कैसा फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है ये। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू क्या हो जाता है? 0, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी तुम हीट दे रहे हो वो सारी की सारी हीट किस में जा रही है? सारी की सारी हीट वर्क डन में जा रही है।
क्या हमने ये पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, पीडीवी, पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? वर्क डन। वर्क तो ये साइकिल, ये तुम्हारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास एक तरफ तो प्रेशर है एक एक्सिस पे और एक एक्सिस पे वॉल्यूम है। ये वाला रेडियस बनेगा इसका सपोज R1, ये वाला रेडियस बनेगा इसका R2। बात समझ में आई? तो मैं इसको क्या लिखूं बताओ? R1 कितना है भाई? हमारा R1 कितना है? 400। 200। हम्म, 400. मैम R1 200। 400 में से ये 400 से लेके 800, पूरा डायमीटर 400 का हुआ। यस मैम। रेडियस कितने का होगा? 200। 200 का, है ना? तो पाई 200। दूसरा बताओ, 100 और 900 कितना हुआ? माइनस करो। मैम 800, 400 होगा। 800 में से 2 डिवाइड कर दो तो कितना आया? 400। बस हो गया, ये R1 R2 हो गए। तो पाई की वैल्यू लिख दो, इसमें कितना बनाएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा इसमें। 3.14। ये तुम्हारा किस में दिया हुआ है? पी, वैल्यूज नहीं दे रखी है इसमें। 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगी। करो इसको, कितना बनता है? मैम डी ऑप्शन। आ रहा है? यस मैम। या डी ऑप्शन? मैम दोनों रेडियस का निकाल के फिर क्या करेंगे? बस ये तो करना था, एरिया निकालना था मुझे तो। पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर यहाँ पे कॉमन नहीं है ना, कि जैसे एक का ही एक की रेडियस अलग है दूसरे की अलग है, तो ये क्या बनेगा? पाई R1 R2 बनेगा ना, इस तरीके से। मैम ये तो एलिप्स बन गया ना। हम्म, एलिप्स बन गया मैम। नहीं इसमें तुम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हो, इलिप्स का फॉर्म मत लगाओ। पाई R1 R2 सीधा। ठीक है, 11th कर लिया होगा, ये तो कई बार रिपीट हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। कर लिया था 11th, बेटा रिपीट हुआ है ये सवाल। आगे बढ़ू? बोलो, आगे बढ़ू कि कराऊं? डरो मत, बताओ, खा थोड़ी जाऊंगी तुम्हें। हाँ बोलो बोलो। मैम अगला करा दो। देखो यहाँ पे तुम्हें कह रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, आप उसको सेंटर पे भेजते हो, तो आपने अगर उसे सी पॉइंट पे भेजा तो सी पॉइंट पर देखो रिलीज लिखा हुआ है फिर से। व्हेन इट इज रिलीज मतलब रिलीज किया गया है, तो ए पॉइंट पर इसके पास क्या वेलोसिटी होगी भाई? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट जीरो है। अब वो पूछ रहा है कि जब तुम्हारा ये चार्ज सी पर पहुंच जाएगा तो मुझे बताओ कि उस चार्ज के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने बताया है जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात आई तो कहां पर लेके जाओ सवाल को? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, वर्क एनर्जी थ्योरम। Yes. वर्क एनर्जी थ्योरम कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। करेक्ट? यही तो सिखाया है मैंने कि जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आए तुम ये लगा दो कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मुझे बताओ यहाँ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? यहाँ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा? Ma'am, it's electrostatic. सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना यहाँ पे, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, है ना? और तो कोई फोर्स यहाँ पर है ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल
तो आएगी, इनिशियली तो है ही 0, तो यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने जा रहे हैं। यहां पर तुमने बोला कि मैम वर्क डन बाय कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा हुआ है, कैसे लिखोगे? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये तो पढ़ा है ना। ये कितना वर्क डन कर लगेगा, इनिशियल से फाइनल पे अगर मैं चार्ज को लेके आऊं तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या हम A और C पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं रिंग के लिए? अभी पढ़ाया है, A और C पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं। Q फाइनल आप कहाँ जा रहे हो, C पॉइंट पे, इनिशियली आप कहाँ थे, A पॉइंट पे, तो क्या C पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं हम? क्या फॉर्मूला था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 1/2। तो बेटा जब सेंटर पे चले जाओगे तो एक्स कितना हो जाएगा सेंटर पे, 0, तो वीसी कितना हो गया, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो ये सेंटर का हो गया। ए पॉइंट पे बताओ कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितनी दूरी है, 2√2r, तो के कैपिटल क्यू अपॉन 2√2r कितना हो जाएगा, 8r स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 1/2। तो यानी ये कितना आया भाई, के क्यू अपॉन बेटा 3r, तो ये के क्यू बाय 3r हो गया, ये के क्यू बाय आर हो गया। कर लेंगे, पोटेंशियल लिखना है बस। यस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव फोर्स और आ जाता है, वो याद रखना। एक्सटर्नल का फॉर्मूला प्लस होता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख रहे हो तो माइनस लग जाता है। और ये चार्ज खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यू हो गया तो फिर ये प्लस क्यू ही हो जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए नेगेटिव में कोई ऑप्शन नहीं है, सब पॉजिटिव में है। क्लियर? Yes, ओके। 12वां 12th हो गया था, ये तो इजी है भाई। परफेक्टली एब्जॉर्प्शन के केस में मेरे पास क्या प्रेशर आता है, प्रेशर का फॉर्मूला I/C, I इज इंटेंसिटी अगर एब्जॉर्प्शन होता है, और परफेक्टली रिफ्लेक्शन के केस में 2I/C हो जाता है। याद है? सिर से मैम हम तो सब भूल गए, हमें नहीं पता कुछ, क्या पढ़ा रहे हो आप? ऐसे क्यों बैठे हो कि फिर मैं तुम्हें आज केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ या मैथ पढ़ा रही हूँ? समृति का क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? समृति का यस मैम। बेटा जी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास कोई फोटोन्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेता है कोई सरफेस, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, फॉर्मूले कौन याद करेगा बेटा? मैं याद करूंगी क्या फॉर्मूले? हैं? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी अगर तुम गलत करके आ रहे हो ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। वो पोटेंशियल का फॉर्मूले की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आ रहा है, बताओ। अगर ऐसी गलती करोगे, और ये सुमित, ये सॉरी, ये संदीप क्या करके आया पता नहीं, सही ऑप्शन उसने भरे थे लेकिन उसमें OMR में गलत भर के आ गया है। अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तुम बच्चे हो, जेई का एग्जाम लिखने जा रहे हो, एक गलती पता है रैंक बदल देगी तुम्हारी। बैठ जाना फिर। हंस लेते हैं क्लास में, मैम मैम हंसा देती हैं, हंस लेते हैं। मैम इसलिए करती हैं कि चलो बच्चे सारे दिन पढ़ते हैं, थोड़ा लाइट चिलअप कर दो इनका, नहीं पर इन्हें तो पढ़ना ही नहीं है। फिजिक्स में क्या कर रहे हो तुम फिजिक्स में? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स से ज्यादा रिवीजन कहीं और हो रही होगी तुम्हारी। पेपर होता है, चलो ठीक है, कोई नहीं, बच्चों को एक दिन पढ़ा देते हैं। हाँ, मेजर टेस्ट की रिवीजन होती है, चलो पुराने चैप्टर रिवाइज करा देते हैं। पर बच्चे क्या कर रहे हैं? पीर बख्श
भूत बन के बैठे हो क्लास में। पलक, यस फिजिक्स मैम। क्यों नहीं पढ़ रही हो फिजिक्स तुम? हाँ, फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरी बात सुन लो, सबसे इजी है फिजिक्स। सक्षम की अब की बार अच्छे मार्क्स आए हैं, वेरी गुड सक्षम। धनंजय क्यों नहीं हो रही है फिजिक्स? हाँ, अब्दुल्ला, बोल, क्लास में तो बहुत बोलते हो, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, श्रुति, श्रुति, मैम फॉर्मूले क्यों नहीं बता रही हो? हाँ, फिजिक्स की क्लास में शक्ल देखने आते हो क्या? या स्क्रीन पे जो चल रहा है मैं कोई लोरी गा रही हूँ जो तुम सो रहे हो कंबल में बैठ के? कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। 1 घंटा हो गया क्लास को लेते लेते, ना तो यस मैम कहते, ना मैम कहते कि मैम ना समझ में आया दोबारा समझा दो, कुछ नहीं चल रहा तुम्हारा तो। नैतिक, यस मैम। आदर्श, कौन पूछेगा अगर नहीं समझ में आएगा तो? तुमसे 100 बार बोला है ना कि समझ ना आए तो पूछ लो, और 12th के साथ तो रिस्क लेना ही नहीं है। चलो 11th का मैं समझ सकती हूँ, तुमने कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़े, क्लियर नहीं है, भाई 12th का तो पूछो। नैतिक, क्या फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ पावर? बताओ, इंटेंसिटी और पावर को रिलेट करो, कैसे लिखोगे? हाँ, नैतिक तुमसे पूछ रही हूँ। श्रुति तुम बताना, श्रुति आप बताओ, श्रुति, श्रुति, मैं क्लास से निकाल दूंगी अगर मुझे अगली आवाज में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो। श्रुति से बात कर रही हूँ मैं। मैम पावर अपॉन एरिया। क्या चाहते हो तुम? फिजिक्स ना पढ़ो, केमिस्ट्री से ही कर लोगे? ना तो मैथ पढ़ रहे, मैथ में भी कुछ कुछ बढ़िया नहीं करते तुम, देख लिए तुम्हारे मैथ्स के नंबर भी। फिजिक्स में भी कुछ नहीं करके आते, कुछ बच्चे हैं चलो कर लेते हैं, बाकी? हाँ, आर्यन, क्या होता जा रहा है तुम्हें आजकल? जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है तुम क्या कैसी गलतियां कर रहे हो ये? पता है ना कैटेगरी क्या है तुम्हारी? जनरल। Yes, ma'am. पता है कितनी कट ऑफ जाती है क्वालिफाई करने के लिए? Ma'am, 140, 750. 120 प्लस तो चाहिए ही मार्क्स, वो भी जस्ट कि तुम एडवांस के पेपर में बैठ सको, कॉलेज नहीं मिलेगा उसमें। दो महीने हैं, 2 महीने सीरियस हो जाओ, जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए, यही इन गलतियों से सीखो। और तुम सबसे बोला था कि अपनी एक मॉक टेस्ट जब दोगे तो अपनी एक छोटी सी कॉपी बना लो, उस कॉपी में अपनी गलतियों को लिखो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, गलतियों से सीख लो। सब गलती करते हैं, मैं भी करती हूँ, तुम भी करते हो, पर गलतियों से सीखो, पेपर में नहीं होनी चाहिए, है ना?
अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो। मान लो जैसे हम लोग अभी तुम्हें असाइनमेंट का टास्क देते हैं, अब जिन बच्चों ने थ्योरी फॉर्मूले सब पढ़े हुए हैं वो तो कर लेंगे, उनसे 10 में से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। बट जिससे फॉर्मूले ही याद नहीं है वो असाइनमेंट तो कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा भी है तो वो मेरे से आके पर्सनली बात कर सकता है कि मैम मेरे को ना फॉर्मूले याद हो रहे हैं, मुझे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ई नहीं आता है, आप मुझे कुछ बता दो कि मैं क्या करूं। अगर कोई ऐसा बच्चा भी है तो वो मुझसे मिले, ठीक है, मेरे से बात कर लो। अभी भी 2 महीने हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक खुद ही चीजों को हैंडल करते रहोगे, टीचर्स के सामने नहीं लेके आओगे, तो कुछ नहीं होगा। ओके, 13th हो गया था। ये तो मैंने तुम्हें शायद असाइनमेंट में भी दिया था, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है ये तो, है ना? यस 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 मैम। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं भाई? देखो, सर्कल है, मान लो अगर मेरा ये वाला पॉइंट 6 वोल्ट पे है तो ये वाला 0 पे होगा। जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता इस सर्कल पे वही पोटेंशियल होता जाएगा जो इस 6 वोल्ट का है, तो यानी यहाँ भी 6 वोल्ट। इस पॉइंट का 0 है तो यहाँ 0 वोल्ट, आगे बढ़ते जाओ 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं इस पॉइंट की, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा यहाँ कुछ अलग पोटेंशियल होगा, सपोज एक्स। अब तुम्हें सर्किट का करंट पूछा है, तो सर्किट में करंट पूछा है तो बैटरी 0 और 6 के बीच में है, तो यानी तुम्हें आर इक्विवेलेंट जो निकालना होगा वो इस 0 और 6 के बीच में निकालना होगा। तो सर्किट रीड्रॉ करो कि ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो 0 से लेके लास्ट 6 वोल्ट के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? ये 6 वोल्ट, इनके बीच में रेजिस्टेंस लगाओ। तो देखो कैसे लगा हुआ है भाई, 0 से x के बीच में एक और पोटेंशियल आ रहा है x। ठीक है, तो 0 से x के बीच में कौन लगा हुआ है? 2 ओम का। बाकी किस में लगे हुए हैं? देखो 6 ओम लगा हुआ है x से 6 वोल्ट। एक सेकेंड, 0 से x ना, 0 से x, ओहो 0 से x तो 1.5 है। ठीक है जी, ये 6 वोल्ट है और 6 और x के बीच में क्या लगा हुआ है? 2 ओम का, ये 2 ओम हो गया। और बोलो और कौन सा रेजिस्टेंस रह गया? 2 कहाँ लगेगा? 6 और x के बीच में लग तो गया, 6 और x के मैं बीच में 6 एक ओम और है, वाला 6 ओम। तो वाला रहेगा। हाँ 6 ओम, एक और रह गया 3 ओम। 3 ओम कहाँ लगा हुआ है? देखो 6 और 0 के बीच में, तो 6 और 0 के बीच में यहाँ लगा दो, ये बन गया तुम्हारा 3 ओम। यहाँ से क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट, फिर क्या आएगा? V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 6 वोल्ट, करंट आ जाएगा। यस बस मैम। खत्म। मैम वैसे भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट x निकाल के x माइनस 6 अपॉन 0 कर देंगे सब पे निकाल के, हाई पोटेंशियल मान के। उससे कर लो, KVL से करा होगा, KCL से। हाँ, x का पोटेंशियल निकाल के भी कर दो, ठीक है। यस मैम। 14th बोलो। मैम हो गया। 14th तो 1000 बार करा चुकी हूँ, मैं नहीं कराऊंगी 14th, बहुत बार करा हो दिया। गया। 15th बोलो, 15th। बता दो एक बार। 15th में क्या गड़बड़ हो गई भाई? इसमें देखो तुम्हारे पास 3 वायर हैं, 3 हमारे पास, जिसमें से करंट जा रहा है। एक तो ये A और B पोर्शन, मान लो ये B है, B से ये वाला C पोर्शन जिसको मैं अभी नाम सेकंड दे रही हूँ, और एक ये C से लेके सपोज ये D पोर्शन, तो ये तीसरा हो गया। तो O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इन तीनों की वजह से आएगी, 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से। करेक्ट, 2 ये सेमी सर्कल है और 1 जो है मेरी AB वायर है। AB वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो अब जो AB वाली वायर है वो x के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? x के, यानी वो x डायरेक्शन में है। करंट कैसे जा रहा है? देखो x एक तो ऐसे होगी और एक इनवर्ड होगी, तो वो ऐसे बनेगी x वाली डायरेक्शन।
ऐसे, राइट, करंट। तो ये मेरा करंट की जो डायरेक्शन है वो किस में दी हुई है, ए बी वाले में, माइनस एक्स एक्सिस में, है ना भाई, माइनस में ही है ना, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अब हमें ओ पॉइंट पर ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो लॉन्ग वायर, क्या दिया है, वायर करंट आई शेप वायर वेरी लॉन्ग। जो लीनियर पार्ट्स हैं ये बहुत बड़े हैं, यानी जो ए पॉइंट होगा ये कहीं इनफाइनाइट पे जा रहा होगा, ठीक है, ये वेरी लॉन्ग है। सिमिलरली ये डी वाला पॉइंट होगा, ये भी ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। अब B1 का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2, करेक्ट, यही फॉर्मूला होगा। θ1 और θ2 कौन से एंगल होते हैं, जैसे मेरे पास ये वाली पॉइंट है B और ये वाला जो है A, ये इस O पर कितना एंगल बना रहे हैं, करेक्ट। B कितना एंगल बना रहा है भाई, B कितना एंगल बना रहा है O के साथ, 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसी पे कोलिनियर आ गए, कोलिनियर मतलब 0 डिग्री। ए लॉन्ग है तो ए लॉन्ग होता है तो वो कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो एक 0 एक 90 डिग्री, यानी ये वाला पोर्शन हट जाएगा, बस यही इतना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, सही है। यस मैम। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन का बताओ कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, पाम रूल लगाना आता है हमें, पाम रूल लगा सकते हैं कि नहीं, यस कैसे, Yes, ma'am. कैसे बताओ, किस डायरेक्शन में आएगी, क्या होता है फॉर्मूला, आई, अभी हमने जब बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा था तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही होता है। तो डीएल क्रॉस आर से मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो बहुत फॉर्मूले हैं, तुम्हें यहाँ पर किससे फील्ड मिलेगा, डीएल क्रॉस आर से मुझे क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यही कहता है बायोट सावर्ट लॉ। और अगर मैं और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यही है, और तो मुझे कोई फॉर्मूला दिखना, बाकी तो फोर्स का होता है ILV, यहाँ से तो फोर्स निकल के आएगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का बायोट सावर्ट लॉ ही है, ठीक है। कैसे लगाओगे, डीएल क्रॉस आर करो, तो क्या सिखाया था, डीएल क्रॉस आर, पाम रूल लगाना है डीएल क्रॉस आर में, कैसे लगाएंगे, आर वेक्टर ये हो गया, और करंट किस, डीएल कौन सा लेते हैं भाई, डीएल किस डायरेक्शन में लिया जाता है, बोलो, बार बार बताया है, डीएल शुड कौन सा होता है, डीएल, डीएल की डायरेक्शन वो होती है जो करंट की होती है, यही बताया ना, उड़ गया ये भी मैम, नहीं पता भाई, ये तो 1000 बार बताया है कि बच्चों डीएल की डायरेक्शन वो लो जो करंट की डायरेक्शन है, करेक्ट। अब इसका मतलब ए भी वायर का करंट कहाँ है, एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस कैसी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस किसमें है, इनवर्ड या आउटवर्ड वाली है ना, करंट अंदर की तरफ है, यानी अपनी अपनी फिंगर्स को कहाँ रखेंगे, देखो राइट हैंड पाम रूल में उंगलियों का इस्तेमाल होता है और हथेली का, करेक्ट। फिंगर्स को कहाँ रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, देखो जरा, एक्स एक्सिस में कौन सी, बाहर वाली या अंदर वाली, देखो तुम्हें दी भी हुई है ना एक्स एक्सिस, करंट की डायरेक्शन अंदर वाली है, अंदर वाली, अंदर, तो अपनी फिंगर्स को कहाँ रखेंगे, इनवर्ट्स, तो इनवर्ट्स हुई। अब पाम को किसकी तरफ होना, तो यानी डीएल वेक्टर में तुमने अपनी फिंगर्स कर ली, ठीक है। अब आर की तरफ, यानी आर वेक्टर में कौन होना चाहिए, पाम, यही तो होता है, पाम कहाँ होना चाहिए, आर वेक्टर की तरफ, आर कहाँ है, उसकी तरफ हथेली करो, तो हथेली ऐसे करनी पड़ेगी, तो थंब क्या देगा, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तो भाई अपॉन डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, और वो भी कौन सी, माइनस का, माइनस जेड, हाँ माइनस का के कैप। B2 वाली बताओ, B2 उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई वाली, हाँ माइनस आई कैप है ना, आई वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी इसकी वजह से, सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप, है ना, अंदर वाली है, तो अभी भी दिखाया था ना अंदर माइनस है। ओके, अब जरा ये सीडी वाली बताओ भाई,
अब तुम कहोगे मैम इसका मैग्नेटिक फील्ड तो यही आएगा μ0I/4πr। मुझे जरा डायरेक्शन बताओ बेटा जी, माइनस के कैप। कैसे निकाली? अब की बार मैम मैग्नेटिक के फील्ड, कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा जी? सॉरी, करंट कहाँ है अब की बार? मैम डाउनवर्ड। आउटवर्ड। हाँ, करंट डाउनवर्ड कौन कह रहा है ये? मैम आउटवर्ड मैम बोला। आउटवर्ड। हाँ, करंट आउटवर्ड। अब आउटवर्ड कर रहे होंगे तो देखो अपनी जो हथेली है, अपनी पाम को किसकी तरफ करोगे? ओ की तरफ। आर वेक्टर कहाँ है? आर वेक्टर तो ये है ना, ओ की तरफ। ओ पे निकाल रहे हो ना, तो अपनी हथेली को ओ की तरफ लेके जाओ, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। यही तो था पाम रूल। तो थंब मतलब उंगलियां बाहर और हथेली ओ की तरफ, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इफ यू कैन सी। तो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा, देख पा रहे हो तुम? यस मैम। यस मैम। आई डोंट नो कि दिख रहा है कि नहीं। इस तरीके से जा रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपकी बात, तो है ना, ऐसे आ रहा होगा देखो। यस मैम। हाँ यस मैम। बढ़िया। तो किस में डायरेक्शन में गया? माइनस के कैप। मैं एक बार इसे सेकंड सॉल्व वाला बताना करो। B2। हम्म B2 की डायरेक्शन समझाना एक बार। अरे B2 में तो राइट हैंड वो लगा दो, ये वाला कौन सा लो होता है ये? राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अपनी उंगलियों को कर्ल में रखो, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर कौन सी डायरेक्शन है मेरी? एक्स एक्सिस, तो माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, माइनस आई ठीक है। कैप। देखो भाई यहाँ पर अब की बार इन्होंने एक्स वाई जेड जो तुम नॉर्मल लेते थे वो ना लेके अब की बार थोड़ा उल्टा कर दिया है। बस जेड को यहाँ एक्स बना दिया है, ये वाई कर दिया है और ये जेड। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी आ गई। कैसे लिखेंगे इस केस में डायरेक्शंस? तो राइट हैंड पाम रूल सबसे बेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फोर्स भी तो पाम रूल से सिखाया था, याद है? F=I/L/B। तो मैंने इसमें क्या बोला था? I क्रॉस B करने के लिए वो F देगा। फिर एक था F=Q/V×B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, वो तुम्हें फोर्स देगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का क्या करोगे? dl×r वेक्टर कर देंगे मैम। करेक्ट? चलो बढ़िया, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। 16th क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। का ये ये एक बार फॉर्मूला मैग्नेटिज्म मैटर वाला टॉपिक पढ़ना, 2 Yes, पेज का है, वहां से मिल जाएगा। 17th देखो भाई, अगर मैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखती हूँ तो क्या जनरेट, एक तो क्या जनरेट होती है? ईएमएफ, और दूसरा क्या लगता है? ईएमएफ जनरेट होगी तो ईएमएफ से क्या बनेगा? करंट बनेगा। और जैसे ही करंट बनेगा और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो फिर क्या बनता है? क्या लगेगा उस पर? फोर्स लगता है। याद है? कुछ इस तरीके से पढ़ाया था कि बेटा अगर तुमने यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म, और ये मेरे पास एक कंडक्टर है ए बी, और अगर आप इसको स्लाइड करते हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्लाइड करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इस ए बी में क्या जनरेट होती है? ईएमएफ। ईएमएफ की डायरेक्शन भी बताई थी कि ईएमएफ कैसे बनेगा। तो ईएमएफ बनेगा, और वो ईएमएफ किसके बराबर होता है? बीवीएल के बराबर। करंट क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। फोर्स किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है भाई? आईबीएल। तो अब यानी जो यहाँ पर जो ये वायर है इस पर फोर्स लग रहा होगा आईबीएल, और अपॉन में क्या, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एमजी, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। समझ में आ गई? तो आईबीएल किसके बराबर कर देना? एमजी के बराबर कर दो। निकालना क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू mg अपॉन आई एल। अब देखो करंट नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसने इस करंट की वैल्यू यहाँ रखी होगी, यानी mg अपॉन क्या? अच्छा वेलोसिटी निकालनी है, आई एम सॉरी। देखो आई बी एल इक्वल्स टू एम जी, आई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी
अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी, करेक्ट। तो वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, एम जी आर अपॉन डी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। करके आए होंगे सारे जन इस क्वेश्चन को, कि भूल गए ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट गया Yeah, दिमाग से? वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो जाके एक बार अपनी लेक्चर रिकॉर्डिंग देखो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 रिपीटेड है, ये तो 18वां रिपीटेड क्वेश्चन है? यस कराने की जरूरत तो नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। No. साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, 2 और फिर आता है साइन ए बाई 2, करेक्ट। ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कह रहा है मिनिमम डेविएशन। तो बेटा मिनिमम डेविएशन में किसके बराबर लिखते हैं हम, मैम आई इज इक्वल टू डेल्टा इमरजेंटली। को। हाँ, टोटल डेविएशन जब लिखते हैं हम, कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। और अगर ये मिनिमम डेविएशन हो जाती है, तो मिनिमम डेविएशन का सिर्फ एक ही केस है जिसमें आई किसके बराबर होता है, ई के बराबर। हर एक एंगल पे आई की 2 वैल्यू मिलेंगी, बट मिनिमम एक इकलौता ऐसा है जहां पे आई सिर्फ ई के बराबर होता है, मिनिमम डेविएशन। तो ये कितना हो जाएगा, 2i माइनस ए। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि यहां से निकलेगी म्यू वाले फॉर्मूले से, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है। देखो अगर मेरे पास प्रिज्म है, तो प्रिज्म की वो 2 साइड जो रिफ्रैक्टिंग हो, है ना, प्रिज्म की ऐसी 2 साइड जो रिफ्रैक्टिंग हो, उनके बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। रिफ्रैक्टिंग साइड्स के एंगल को ही एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। तो ये एंगल ए ही 60 डिग्री का है, समझ में आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 19th बोलो बेटा, 19th बोलो। मैम ये भी सेम ही था। हो गया था, आई थिंक सबने किया होगा ये। यस मैम। Yes, पलक ma'am. क्या है, पलक बताएगी। पलक बेटा, पलक, मैंने नहीं किया था। ठीक है। देखो पलक, मैलिस लॉ आता है, मॉल्स लॉ, जो भी है, तुम जो भी उसको बोलना चाहो, वो आता है कि नहीं आता, उसका फॉर्मूला बोलो बेटा। I equals to I naught sin cos square. आई इक्वल्स टू आई नॉट, आई Cos नॉट square. कॉस स्क्वायर, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर। अगर तुम क्लास में बैठ के भी सुनते हो ना, तो भी ये फॉर्मूला आता होगा। बताओ पलक, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है पलक, Normal और incident. नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे। अच्छा, पोलराइजर में क्या नॉर्मल और कौन सी इंसिडेंट रे होती है बेटा जी, 2 पोलराइजर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 पोलराइजर, इतना समझ लो बस, खत्म। अब क्या कह रहा है, 3 पोलराइजर लगाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो मैं फिजिक्स, वही हर्षित सर वाली बात है, उस दिन कह रहे थे ना, या तो बेटा हम बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। अब समझ लो कि कौन सी चीज सही है, अब तुम खुद समझ लो कि कौन सी चीज सही है, ठीक है। ये मेरा पहला पोलराइजर, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा है, ध्यान से सुनो सवाल को, कि पहला और दूसरे पोलराइजर आपस में 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यानी दूसरे वाले की मैंने एक्सिस ऐसे रखी और पहले वाले की एक्सिस ऐसे है, तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। सही है, सही है। अब बोलो, अब क्या कह रहा है, जो लास्ट पोलराइजर है, यानी तीसरा पोलराइजर जो है, पहले के साथ कैसा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, कितने डिग्री, क्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री।
क्रॉस करना है ना, तो पहला अगर ए बी पे था तो क्रॉस करने के लिए कैसे बनाना पड़ेगा तीसरे को, एक तो इसकी है ऐसे, तभी तो क्रॉस होगा। तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री ना। तो यानी अब मुझे बताओ, ये वाला ए बी हो गया, ये मान लेते हैं पी क्यू हो गया, तो बेटा जो सेकंड और थर्ड पोलराइजर हैं उनके बीच में कितना एंगल होगा, थर्ड वाला ये रहा पी क्यू। बताओ इस पी क्यू और सी डी के बीच में कितना एंगल होगा पलक, देखो पहले और दूसरे के बीच में 30 डिग्री है, पहले और तीसरे के बीच में 90 डिग्री है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पलक बेटा जी, 150। देखो आपने कैसे सोचा 150 डिग्री, एक बार बताओ जरा, आपने क्या सोचा 150 के लिए, आपने 90 में 30 क्या ऐड किया, देखो ए बी वाली एक्सिस ऐसे है ना, ये ए बी है, ए Yes, बी ma'am. और पी क्यू में, ए बी और पी क्यू में 30 डिग्री का था, करेक्ट। अब ए बी और सी डी में टोटल 90 डिग्री का है, तो बेटा ये सिर्फ कितने का बनेगा, 60 का बनेगा ना पलक। तो यानी सेकंड और थर्ड वाले में कितने डिग्री का है फर्क, 60 डिग्री का। अब आपके पास सबके पास थीटा है, तो क्या निकालते चले जाएंगे। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा जो पहला पोलराइजर होता है उससे कितनी इंटेंसिटी पास होती है हमेशा, आई नॉट बाई आधी। 2। सेकंड वाला कितना पास करेगा, आई इक्वल्स टू, इस पे इंसिडेंट आई नॉट बाई 2 ही, एंगल 30 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कितना बनेगा ये, आई नॉट बाई 2 कॉस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 3I0/8, स्क्वायर था ना, मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड वाले पे कितनी इंटेंसिटी आई, I इक्वल्स टू 3I0/8I मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना है दूसरे और तीसरे के बीच में 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर कर दोगे तो 1/4, कितना आया भाई ये फाइनल 3/30। I0/32। अब आई नॉट कितनी दी हुई है देखो, आई नॉट इनिशियली अनपोलराइज्ड वेव 32, तो आई नॉट की जगह 32 रख दोगे तो कितनी इंटेंसिटी गई, सिर्फ 3, तो यानी सिर्फ कितना मिला 3 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले 32 था, उसका सिर्फ 3 ही आउटपुट आ रहा है, 20 हो गया था, Yes, ma'am. 20। यस मैम। देखो कैसे करोगे, आपके पास अगर किसी कॉइल को, तो मेरी बात ध्यान से सुना, जब भी कॉइल शब्द का यूज होता है, कॉइल होती है इंडक्टर, ठीक है, कॉइल होता है इंडक्टर, बट ऐसी कोई कॉइल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है, कोई ऐसी कॉइल नहीं होगी भाई जिसके पास रेजिस्टेंस 0 होगा। कॉइल किससे बनती है, कंडक्टर से, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता भी है। अगर नहीं भी पता है, ये चीज दिमाग में नहीं भी आ रही है, तो देखो क्या कह रहे हैं, करंट 4 एम्पियर का है, फ्लो कर रहा है जब 12 वोल्ट की डीसी के साथ लगाया, तो V इक्वल्स टू IR से भी पता करते हैं, तो 12/4 रेजिस्टेंस कितना है इस कॉइल के पास, इस कॉइल के पास रेजिस्टेंस कितना है बेटा जी, 3 ओम का, 3 ओम का रेजिस्टेंस तो इसके पास है। अब जब इस कॉइल को आपने एसी सोर्स के साथ लगाया, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक इंडक्टर, हाँ या ना, इंडक्टर बन गया ना, एल भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस फाइंड कर ही लिया 3 ओम। अब देखो क्या कह रहा है, जब इंडक्टर को एसी में लगाते हैं तो 2.4 एम्पियर का करंट मिलता है, जबकि 12 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो यानी ये एसी वैल्यूज हैं, बट कौन सी वाली वैल्यूज होंगी ये एसी में, आरएमएस वैल्यू, यानी VRMS कितना दे रखा है 12 वोल्ट, IRMS कितना दे रखा है बेटा जी 2.4 एम्पियर। तो ये पूरे सर्किट का क्या निकाल के देगा, VRMS अपॉन IRMS 12/2.4, पूरे सर्किट का इम्पीडेंस विच इज Z, करेक्ट।
ये सर्किट का इम्पीडेंस जेड आ गया। एल आर सर्किट में जेड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, है ना जी। है, मेरे पास z है, मेरे पास r है, क्या एक्सएल नहीं निकाल सकते? और एक्सएल के बाद ओमेगा एल से एल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा जी? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना। देखो कैसे करोगे, z कितना है 12/2.4, इसको ऊपर ले जाओ, कितने पे कटेगा ये? मैम 5 आ गए ना, 12 दूनी 24 ऊपर 10/2। 25 5 5 पे कट गया। यस मैम। Yes, ma'am. ले, और बढ़िया हो गया। तो अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 3 3 जा 9 प्लस एक्सएल स्क्वायर। और आसान हो गया, 25 में से 9 गए, कितने बचे, 16। एक्सएल कितना आ गया, 4 आ गया है। ओमेगा क्या लिखोगे, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 इंटू इंडक्टर एल। तो इसको सॉल्व करके एल आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा, सॉल्व कर लो। इसमें से कराने लायक सवाल 25 हो गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जिससे नहीं हुआ है वो अपना ट्राई करना, कई बार करा चुकी हूँ। 24वां अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बहुत इजी है, वैसे बहुत इजी है। एक बार करा दूंगी तो समझ में आ जाएगा, ये हम जब क्रैश कोर्स करेंगे उसमें समझना। अभी तुम समझो 22वां और 23वां सवाल। 22 हो गया था बेटा जी, Yes, 22 मैम आर्यन कर लिया था। हमें समझ में नहीं आया था तो मैम मैंने छोड़ दिया था उस वक्त। क्यों, इसमें समझने के क्या है? आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है 15 किलो का। मैंने कर लिया था शायद से। कोई नहीं, सुन लो, जिसका नहीं हुआ बेटा जी सुन लो। एक पार्टिकल है जिसका मास 15 किलो का है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, 8 मीटर पर सेकेंड से, इन अ एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन दिस। ये तुम्हें एक लाइन दे रखी है, कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब ये कह रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसके एंगुलर मोमेंटम, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो ओरिजिन पर। देखो एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हमेशा किसी पॉइंट पे निकलते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कह दूं कि एंगुलर मोमेंटम निकालो तो वो सवाल ही गलत है। तो हमें किसी पॉइंट पे ये चीजें निकालनी पड़ती हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv मल्टीप्लाई बाय r। और ये r क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये r हम r परपेंडिकुलर यूज करते हैं, हाँ या ना। और ये वाली जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है बेटा जी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यस मैम। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब मान लेते हैं कि ये कोई जो लाइन है ये किसी इस तरीके से जा रही होगी, है, मैं मान लेती हूँ यही स्ट्रेट लाइन कोई इक्वेशन है, इस तरीके से जा रही है। मुझे इसके अबाउट क्या लिखना है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। बात समझ में आ रही है? मेरे पास मास भी है 15, वेलोसिटी भी है, बस मुझे क्या चाहिए, आर परपेंडिकुलर चाहिए। और कुछ भी चाहिए क्या? बस काम बन जाएगा, आर परपेंडिकुलर चाहिए। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस लाइन पे मैं ये वाली डिस्टेंस सेंटर से ड्रॉप कर दूं, यही तो आर परपेंडिकुलर है। अब ये डिस्टेंस चाहिए होगी। ये डिस्टेंस क्या तुमने मैथ में पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कैसे निकालते हैं आर परपेंडिकुलर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे? पढ़ा है ना सबने? सबसे पहले इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में बनाओ, विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे तो y आया 4/3x प्लस 10/3। क्या फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का? यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, y0 माइनस m x0 माइनस c, है ना, अपॉन अंडर रूट में क्या लिखोगे, 1 प्लस m स्क्वायर, है ना। हाँ जी बेटा। अब यहाँ पे x0 और y0 क्या है,
मान लो ओरिजिन ना दे के कुछ और पूछता कि किसी और पॉइंट पे बताओ, यानी इस पॉइंट पे बताओ, ये मैं इक्वेशन दे देती हूँ 3 0 है, इस पॉइंट पे बताओ इस लाइन का इस लाइन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो आप फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना ऐसे, इस लाइन पे इस तरीके से कुछ भी, तो फिर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ती। तो ये फॉर्मूला है इसका, ये जिसमें y नॉट और x नॉट क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पर आपको वो इक्वेशन लिखनी है, जिसके अबाउट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। यहाँ ओरिजिन है तो y नॉट और x नॉट कितने हो जाएंगे बेटा, 0 0 0। 0। तो यानी ऊपर सिर्फ क्या आया, इंटरसेप्ट, तो d परपेंडिकुलर, इंटरसेप्ट कितना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है इसको तभी आंसर आएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये 10/3 हुआ, इंटरसेप्ट 1 प्लस स्लोप कितना है 4/3, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 9 ये हो गया, 9 को बाहर निकाल लो रूट के बाहर 3 में, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। डी परपेंडिकुलर कितना आया 10/25/5, 2 आ गया। तो देखना कितनी आ रही है, मास 15, वेलोसिटी 8 × 2 कितना बनता है, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसके को। ठीक है 240। ठीक है, आंसर क्या है इसका 22वें का। बेटा 22वें का तो कुछ और ही आ रहा है, मैम कितना आ ठीक रहा है, हाँ सही आ रहा है, ठीक है 240। यस मैम। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचनी है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट याद रहे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देना y की, अगर ये 3y वाले में लगाते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें हर्षित सर ने भी बताया होगा और मैंने भी बता दिया है। ठीक है, आई होप कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 भी इजी है, ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना बेटा जी। आई होप हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो डिस्कस करने लायक थे, बाकी जो 1 2 ही सवाल रहे हैं, जैसे 24वां वो नहीं करना, बट तुम्हें 23वां जरूर करना है, 23वां मत छोड़ना। अब पूछ लो किसी के डाउट है तो, अदरवाइज क्लास लीव कर सकते हो। पढ़ना शुरू कर दो भाई, फिजिक्स बता रही हूँ मैं, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं फिजिक्स में तुम्हें क्लास में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी एक एक, अदरवाइज, और बहुत स्ट्रिक्ट क्लास होंगी, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो। हाय देखो, क्या हुआ मैम? देख लो तुम इस को लैपटॉप को क्या, पता नहीं सेव भी हुआ है कि नहीं हुआ। ये भी परेशान करता रहता है तुम्हारे साथ साथ, देखो अपने आप ही चल रहा है ये, कमांड की भी जरूरत नहीं है इसे, तो ऐसे ही सेव हो जाता इसी नाम के साथ। चलो ठीक है, गौरव कोई डाउट है? नहीं मैम, याद है तो समझ में आ गए। थोड़ा सा तो चलता है क्या, अरे क्या हुआ? ओके बाय आपने फिर, कुछ बोला था ना अभी, वही। बढ़िया। है ए और डी में कंफ्यूज था, ठीक है, मजे मत करो, पढ़ लो। मम्मा आपने बोला था सुबह जल्दी उठना, कितने बजे उठे?